चलिए आज के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश की खूबसूरत वादियों के बीच बसा एक गांव है बहरामपुर। देखने में एकदम शांत और मनमोहक है ना, लेकिन स्रोत सामग्री के अनुसार इस खूबसूरती के पीछे कुछ ऐसे भयानक रहस्य छिपे थे जिन्होंने उस सदी के सबसे निडर लोगों के दिलों में भी खौफ पैदा कर रखा था। आज हम सीधे 400 साल पीछे जा रहे हैं, उस खौफनाक किंवदंती के जड़ों में जिसका काला साया आज भी मंडरा रहा है। इस पूरी कहानी में एक बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला वाकया है। मदन नाम का एक युवक था जो अपनी ही जिद पर अड़ा था। उसका कहना था, पिताजी चाहे निशिर मोलो आए या खुद नरकासुर, मुझे आज अपने मित्रों से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अब उसके पिता के चेहरा पर जो फिक्र थी वो बिल्कुल असली थी। उन्होंने उसे एक बहुत ही सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ध्यान रहे, जैसे ही उनके कदमों की आहट और उनका वो मंत्र सुनाई दे तो फौरन किसी ऐसी जगह छिप जाना जहां से ना वो तुम्हें देख सकें और ना तुम उन्हें। और ये कोई आम चेतावनी नहीं थे। अब सवाल यह है कि आखिर ये खतरा था क्या? ये थे निशिर मोलो। लोक कथाओं के मुताबिक ये 4 बेहद खतरनाक आकृतियां थीं जो अपने कंधों पर एक भारी ताबूत उठाकर चलते थे। और नियम बहुत ही खौफनाक था। अगर किसी ने गलती से भी उनसे आंख मिला ली तो उसका जिंदा बचना नामुमकिन है। लेकिन मदन, उसने तो अपने पिता की बात को मजाक में उड़ा दिया। बड़बड़ाता हुआ बोला कि गांव वाले आज भी दूसरी सदी में जी रहे हैं, और जल्दी पहुंचने के चक्कर में उसने जंगल का पगडंडी वाला रास्ता पकड़ लिया। लेकिन तभी उसे भारी कदमों की आहट सुनाई देने लगी, और फिर उस घने जंगल में एक खौफनाक मंत्र गूंजने लगा, बम बम बश, बम बम बश। आहट सुनकर मदन की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। वो फौरन झाड़ियों में छिपा और अपनी सांसें रोक लीं। लेकिन डर के मारे उसने एक आंख से उन्हें देख लिया। कुछ देर बाद जब सन्नाटा हुआ तो उसे लगा कि चलो मुसीबत टल गई। उसने राहत की सांस ली, बाहर निकला। लेकिन जैसे ही उसने पीछे पलटकर देखा, वो चारों ताबूत वाले ठीक उसके पीछे खड़े थे। बम बम बश। अगली सुबह उसके पिता और गांव वालों को मदन एक बरगद के पेड़ के पास ऐसी रहस्यमयी हालत में मिला मानो उसने अपनी आंखों के सामने साक्षात मौत देख ली हो। खैर, 17वीं सदी के उस खौफनाक जंगल से अब सीधे आज के दौर में आते हैं, दिल्ली के एक अपार्टमेंट में। यहां हमारी मुलाकात होती है मेघना से। स्रोत सामग्री के अनुसार मेघना एक बहुत ही खौफनाक सपना देखती है। एक विशाल डरावना पक्षी उसका पीछा कर रहा है और भागते भागते वो एक ऐसे पेड़ से टकराती है जिससे हरे रंग का पानी टपक रहा है। वो एकदम घबराहट में उठती है और देखती है कि सुबह के 9 बज चुके हैं, मतलब लैब जाने के लिए वो पहले ही लेट हो चुकी है। यहां पर कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ है बिल्कुल पक्का आधुनिक विज्ञान। मेघना और उसकी दोस्त इशिता एक लैब में काम करती हैं जहां प्रोफेसर जयदेव उन पर एक विषनाशक यानी एंटीडोट बनाने का भारी दबाव डाल रहे हैं। और ठीक दूसरी तरफ इशिता एक रहस्यमयी पुरानी किताब निकाल कर लाती है जो पूरी तरह से प्राचीन दंत कथाओं और श्रापों से भरी है। विज्ञान का एकदम तार्किक नजरिया और पुराने मिथकों का ये जो आमना सामना है, ये इस पूरे विश्लेषण का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। अब देखिए, इसी पुरानी किताब में एक बेहद खास चीज का जिक्र मिलता है, मृत्युंजय अमृत। किताब के मुताबिक ये एक ऐसा रहस्यमयी तरल पदार्थ है जो हर पूर्णिमा की रात को एक खास पेड़ से टपकता है। और दिलचस्प बात बताऊं, जब मेघना ने उस किताब का पन्ना देखा तो वो पूरी तरह सन्न रह गई, क्योंकि ये हूबहू वही पेड़ और वही हरा पानी था जो उसने अपने सपने में देखा था। बिल्कुल वही। और बस इसी सपने और किताब के रहस्य ने उन्हें एक ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया जो सब कुछ बदलने वाला था। बिना किसी को अपनी असली मंजिल बताए मेघना और इशिता निकल पड़ती हैं। पूरे 5 घंटे की लंबी बस यात्रा। और ये यात्रा उन्हें कहाँ ले जाती है? ठीक उसी बेरमपुर गांव में जो 400 साल पहले मदन की मौत का कारण बना था। दोनों लड़कियां विज्ञान के नशे में पूरी तरह से अनजान हैं कि वो सीधे उसी सदियों पुराने दुस्वप्न के जबड़े में कदम रख रही हैं जिसका शिकार कभी मदन हुआ था। और जैसे ही वो गांव के मुख्य द्वार पर पहुंचती हैं, माहौल एकदम से पलट जाता है। स्रोत में इस बदलाव का बहुत ही नाटकीय वर्णन है। गेट के अंदर कदम रखते ही अचानक मौसम बदल जाता है। चमकता हुआ सूरज काले बादलों के पीछे छिप जाता है और एक तेज भयानक आंधी चलने लगती है। गांव वाले भी हैरान, क्योंकि बस कुछ ही पल पहले तो वहां कड़ाके की धूप थी। सच कहूं तो यह प्रकृति का एक बहुत ही साफ इशारा था कि उनका वहां आना किसी बड़े तूफान को न्योता देने जैसा है। इसके बाद तो जैसे अपशकुनों की झड़ी सी लग जाती है। जब गांव के मुखिया इन लड़कियों को अपने घर में पनाह देते हैं तो अचानक उनके घर के मंदिर का दीपक बुझ जाता है।
और सिर्फ इतना ही नहीं, गांव के मुख्य मंदिर में जब पुजारी भगवान की आरती कर रहे होते हैं तब भी दिया बुझ जाता है और पुजारी को आसमान में कुछ काली परछाइयां घूमती हुई नजर आती हैं। ये बिल्कुल साफ था कि कोई बहुत ही पुरानी सोई हुई बुरी शक्ति अब करवट ले रही थी। यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि हमारी दोनों मुख्य पात्र गांव वालों से एक बहुत बड़ा सच छिपा रही हैं। उनका मकसद पूरी तरह से दोहरा है। मुखिया को वो एक मनगढ़ंत कहानी सुनाती हैं कि वो एक स्टडी प्रोजेक्ट के सिलसिले में रिसर्च करने आई हैं, लेकिन असली और छिपा हुआ मकसद क्या है? वही मृत्युंजय, अमृत गिराने वाला रहस्यमयी पेड़ खोजना। वो अपनी असली पहचान और इरादे छिपाकर जानकारी बटोरने की कोशिश कर रही हैं, ताकि किसी को भनक तक न लगे। इसी बीच कहानी में मुखिया के बेटे अनुज की एंट्री होती है। वो थोड़ा व्यंग्य कसते हुए उनसे पूछता है कि भला हमारे इस बेवकूफ़ गांव में आपको रिसर्च के लिए क्या ही मिल जाएगा। लेकिन बातों ही बातों में वो एक बहुत बड़ा सुराग दे बैठता है। अनुज उन्हें बताता है कि इस गांव में एक ऐतिहासिक चीज जरूर है, और वो है राजा सूरजभान का पुराना राजमहल। बस ये सुनते ही मेघना और इशिता के कान खड़े हो जाते हैं। अनुज बातों बातों में बताता है कि वो राजमहल पूरे 400 साल पुराना है। अब जरा इस पर गौर कीजिए, 400 साल! ये जानकारी पूरी कहानी में एक बहुत गहरा अर्थ जोड़ देती है, क्योंकि ये ठीक वही समय है जब मदन का सामना उन खौफनाक निशिर मोलों से हुआ था। क्या गजब की नाटकीय विडंबना है। मेघना और इशिता को इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं है कि वो जिस रहस्य को खोजना चाह रही हैं, उसकी जड़ें कितने गहरे खौफ में धंसी हुई हैं। अब देखिए, ये लड़कियां कितनी बड़ी रिस्क लेती हैं। वो एक बेहद खतरनाक योजना बनाती हैं और अनुज को भी रात के अंधेरे में उस महल तक ले चलने के लिए मना लेती हैं। प्लान ये था, रात 12 बजे जब सब गहरी नींद में होंगे तो वो बाहर निकलेंगी और वर्षों से बंद पड़े उस डरावने राजमहल में एक टूटी हुई खिड़की के रास्ते अंदर घुसेंगी। बाहर तेज आंधी का कहर जारी था, लेकिन उनका वो विज्ञान का जुनून और सच जानने की वो खुजली उन्हें रोक नहीं पाई। लेकिन जैसे ही वो अंदर कदम रखती हैं, कहानी में एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक मोड़ आ जाता है। मेघना को उस घुप अंधेरे राजमहल में एक बहुत ही अजीब सी सिहरन महसूस होती है, एक गहरा देजावू। उसे अचानक लगने लगता है कि उसने इस महल की हर एक दीवार, हर एक कोने को पहले से देखा हुआ है। अब ये इस बात का एकदम साफ इशारा है कि मेघना का कनेक्शन सिर्फ उस पुरानी किताब या सपने तक सीमित नहीं है, बल्कि वो खुद अनजाने में ही सही इस 400 साल पुराने रहस्य का एक हिस्सा है। और तभी जो खौफ पिछले 400 सालों से उस मिट्टी में सोया हुआ था, वो फिर से जाग उठता है। बम बम बश, बम बम बश। जी हां, ये ठीक वही खौफनाक आवाज थी जिसने मदन को मौत के घाट उतारा था। और अब ये आवाज पूरे बेरमपुर गांव की हवा में गूंजने लगी थी। गांव वाले अपनी नींद से झटके से जाग जाते हैं और उनके दिलों में दहशत बैठ जाती है। पुजारी भागता हुआ मुखिया के पास पहुंचता है। मतलब साफ था, निशिर मोलो वापस आ चुके थे। सोचिए, उस वक्त गांव में एक साथ 2 जगहों पर आतंक का नंगा नाच चल रहा था। एक तरफ राजमहल के अंदर इशिता, मेघना और अनुज उस खाली अंधेरे गलियारे में भारी जूतों की एक अदृश्य आहट सुन रहे थे, जिससे वो पूरी तरह से सहम जाते हैं। और ठीक उसी समय जंगल की सरहद पर छिपकर जुआ खेल रहे संपत और कप्ता का सीधा सामना उन 4 आदमियों से हो जाता है, जिनकी आंखें अंधेरे में सुर्ख लाल चमक रही थीं। राजमहल में तभी अचानक किसी भारी दरवाजे के चरमराने और खुलने की तेज आवाज आती है, जिसे सुनकर तीनों उछल पड़ते हैं। लेकिन असली खौफ की पराकाष्ठा तो जंगल में हो रही थी। उन लाल आंखों वाले निशिर मोलों के कंधों पर रखा वो 400 साल पुराना ताबूत अचानक खुलने लगता है, और उस ताबूत के खुलते ही संपत और कप्ता की जो चीख निकलती है, वो इतनी खौफनाक थी कि उसने पूरे गांव का सन्नाटा चीर कर रख दिया। वो चीख चीख कर बता रही थी कि कोई बहुत बड़ी अनहोनी घट चुकी है। और इसी रोंगटे खड़े कर देने वाले मोड़ पर हम आज के इस विश्लेषण के अंतिम पड़ाव पर आते हैं। सोचने वाली बात है, आखिर ये ताबूत उठाने वाले निशिर मोलो हैं कौन? उस रहस्यमयी मृत्युंजय अमृत की असली सच्चाई क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, दिल्ली की एक आधुनिक लैब में काम करने वाली मेघना का इस 400 साल पुराने श्राप से क्या लेना देना है? ये ऐसे सवाल हैं जो यकीनन किसी को भी बेचैन कर देंगे। इस रहस्य की गहराइयों ने सचमुच आगे और जानने की उत्सुकता को चरम पर पहुंचा दिया है।